Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the Indian Express analysis for 29 सितंबर और स्टार्ट करेंगे एडिटोरियल से। पहला एडिटोरियल संजय बारू का है, रीडिस्कवरी ऑफ द साउथ। तो अभी इंडिया को G20 प्रेसिडेंसी मिलने वाली है और इसीलिए इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि कैसे इंडिया को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का जो दिया गया है टाइटल, वो उसको कैसे यूज़ कर सकते। ओके, तो ऑलरेडी अभी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है ईस्ट और वेस्ट के बीच में, और उसके अलावा क्राइसिस ऑफ मल्टीलेटरलिज्म भी चल ही रहा है, यानी जो मल्टीपल वो ग्रुपिंग्स वगैरह हैं उन सब के ऊपर। एंड मेजर इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है और ग्लोबल इम्पास भी हो चुका है यही सब क्राइसिस के चलते। और ऐसे टाइम पे इंडिया को G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 की प्रेसिडेंसी मिली है और इंडिया को जो है वो परसीव किया जा रहा है एज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। अब पिछले 2 डेकेड से इंडिया जो है वो अपना एक स्टेटस बना रहा था राइजिंग, लीडिंग और मेजर पावर स्टेटस का, और इकोनॉमिक राइज भी काफ़ी अच्छा हुआ था हमारा मिड 1990s और मिड 2010s में। लेकिन फिर भी अभी जो है वो लगभग अभी भी हम लो मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस पे ही हैं। और अब नया एक टर्म यूज़ होने लगा है फॉर द थर्ड वर्ल्ड, दैट इज़ द ग्लोबल साउथ। और अब एक ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने बताया ग्रुप ऑफ 77। तो अब इंडिया यहाँ पे ज़्यादातर वैसे इनएक्टिव रहा है और ये भी अब एक मॉरिबंड ऑर्गेनाइजेशन यानी लगभग ख़त्म होती हुई सी, मतलब बहुत इनएक्टिव टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है G77। और इसमें अभी 134 मेंबर्स हैं और इंडिया ने लास्ट इसकी मीटिंग 1980s में की थी, पर पाकिस्तान इस ग्रुप में ज़्यादा एक्टिव है और अभी उसका चेयर भी है। और इंडिया इस टाइम पे क्या कर रहा था, इट वॉज बिजी हॉबनॉबिंग विद द बिग गाइज। हॉबनॉबिंग मतलब सोशली मिक्स और उनके लेवल, मतलब जो ज़्यादा डेवलप्ड वर्ल्ड है उनके लेवल पे आने की कोशिश कर रहा था सोशलाइज होके। और कहाँ पे एक्टिव था इंडिया ज़्यादा, इन फोरम्स लाइक G7+, ब्रिक्स, SCO और ट्राईलेटरल और क्वाड्रिलेटरल्स जैसे क्वाड हो गया, जापान, अमेरिका, इंडिया एंड रशिया, इंडिया, चाइना। ओके, तो अब कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया का ऑफिशियल आउटलुक जो है उसमें चेंज आया है। सबसे पहला ये है कि जो परसिस्टेंट एक अनविलिंगनेस है बिग 5 की UNSC में इंडिया की एंट्री को अलाउ ना करने की। बिग 5 यानी कि US, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड UK, जो कि UNSC के परमानेंट मेंबर्स हैं। और वो वही है कि उसको रिफॉर्म नहीं करना चाह रहे और इंडिया को आने नहीं देना चाह रहे हैं। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि वेस्टर्न जो है वो डी ग्लोबलाइज कर रहे हैं और डिसइंटरेस्ट दिखा रहे हैं मल्टीलेटरल फाइनेंशियल और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में। तो ये कैसे पता चलता है कि जैसे वहाँ की जो कई सारी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ हैं, है ना, ये US वगैरह में भी ट्रम्प के टाइम से ये चीज़ देखने को मिल रही है। तीसरा है US, EU, चाइना और जापान जो है उनके पार्ट पे फेलियर है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक्सटर्नल डेट बर्डन बढ़ता जा रहा है उसको ये एड्रेस भी नहीं करना चाह रहे। चौथा है क्लाइमेट चेंज पे इनके केस में इम्पास आ गया है। एंड फाइनली अनलीशिंग ऑफ एन ईस्ट वेस्ट पावर स्ट्रगल, जो कि रशिया के इन्वेजन होने की वजह से हुआ है यूक्रेन में, और इसकी वजह से फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गया है। ओके, पहले जब ये ईस्ट वेस्ट कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो कई सारे एनालिस्ट ने का मानना ये था कि इंडिया इस बीच में एक इंटरलोक्यूटर की तरह आएगा, क्योंकि उसके दोनों तरफ यानी रशिया और US के साथ में अच्छे रिलेशन है और एक ग्लोबल प्लेयर की तरह इमर्ज करेगा। और उसका जो पोटेंशियल है मतलब ऑफ बीइंग अ स्विंग स्टेट। स्विंग स्टेट क्या होती है, वैसे ये स्विंग स्टेट जो होती हैं US की जो स्टेट्स हैं वहाँ पे होती हैं कि जब वहाँ पे वोटिंग होती है ना, इनके अंदर पोटेंशियल होता है कि पूरा गेम पलट सकती हैं। ओके, तो इंडिया का ये जो पोटेंशियल है वो उसमें मतलब उसकी वजह से हो सकता है कन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई सुनने वाला नहीं था बेसिकली इंडिया की। और जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कॉस्ट आ गई हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर बाय द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ईस्ट वेस्ट कन्फ्लिक्ट, ये ऐसे टाइम पे आई है जब ऑलरेडी कोविड का बर्डन बहुत ज़्यादा था। और मतलब इनफैक्ट है ना, ऐसे ये सब जो कन्फ्लिक्ट चल रही थी तो वहाँ पे किसी को याद दिलाना पड़ रहा था कि देखो डेवलपिंग जो वर्ल्ड है और पोस्ट कलोनियल वाले नेशंस हैं वो ये कलोनियलिज्म, नियो कलोनियलिज्म, सोशल इम्पीरियलिज्म और हेजिमोनिज्म को एंड करना चाहते हैं। और यही सारी चीज़ें G77 के वॉच वर्ड्स थे। ठीक है, और इन सबको ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे भूला जा चुका है, जिसको एक टाइम पे कहा जाता था फ्लैट वर्ल्ड ऑफ इक्वल्स। ओके, और
ऐसे टाइम पे इंडिया जो है वो चेयरमैनशिप यानी वही प्रेसिडेंसी ले रहा है G20 की। अभी जैसे इंडोनेशिया होस्ट कंट्री है और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे साइड्स को इकट्ठा ले आएं, लेकिन यूक्रेन के चलते पुतिन और बाइडेन जो हैं वो फेस टू फेस नहीं आ रहे हैं जकार्ता में। और अगर इंडोनेशिया समिट फेल हो जाती है तो G20 भी जो है एक नॉन फंक्शनल फेज़ में चला जाएगा। और पिछले कुछ सालों में G20 ने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है। मेन जो इनका काम था वो मेनली 2008-11 के टाइम पे था, जब इन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया था। और इनफैक्ट अभी जब कोविड भी आया था तो उस टाइम पे ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। तो यानी जब इंडिया के पास में प्रेसिडेंसी आएगी, बेसिकली ये एक पैरालाइज्ड ग्रुप हो चुका होगा। तो अब इन्होंने सजेशन दिया है कि अगर ईस्ट वेस्ट कन्फ्लिक्ट के चलते G20 बिल्कुल नॉन फंक्शनल स्टाइमेड हो सकता है, तो क्यों ना उसमें नई जान फूकी जाए, अगर उसको एक नॉर्थ साउथ डायलॉग का प्लेटफॉर्म बनाया जाए। क्योंकि ऑलरेडी 3 कंट्री साउथ की अभी कंटिन्यूसली उसका चार्ज लेंगी, दैट इज़ इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील। ठीक है। अच्छा, इन 3 कंट्रीज़ के जो ग्रुप हैं यानी कि करंट हेड और करंट चेयर, फ्यूचर चेयर एंड द पास्ट चेयर, इसको क्या बोलते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी टर्म बता चुकी हूँ और सर भी बता चुके हैं। G20 का एक पर्टिकुलर टर्म है, ये 3 कंट्रीज़ के लिए लिया जाता है। तो ये 22 से 24 में चार्ज लेंगी एंड दिस पीरियड ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर नॉर्थ साउथ इशूज़ टू बी फ्लैग्ड। ओके। और इंडिया का जो फोकस है मतलब था अभी मल्टीलैटरलिज्म, इंटरनेशनल फाइनेंस और ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, डेवलपिंग कंट्री, एक्सटर्नल डेट के ऊपर, एनर्जी और फूड प्राइसेस, ये सारी चीज़ें मतलब प्री ग्लोबलाइजेशन में भी थी, प्री राइजिंग एरा ऑफ द G77 में भी थी, और अभी भी यही फोकस है इंडिया का। और इन्होंने कहा है कि इसी चीज़ को आप वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ बना सकते हो। और लेकिन इंडिया को जो है वो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में ट्रस्ट रीगेन करना होगा, खासकर अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के साथ में। एंड अगर उसको अपना जो ये रोल है उसको इफेक्टिवली प्ले करना है। एंड इन्होंने कहा प्लेसिंग द डेवलपिंग वर्ल्ड्स डेवलपमेंटल कंसर्न्स एट द हार्ट ऑफ ग्लोबल डिस्कोर्स में नॉट बी अ बैड ऑप्शन टुडे। तो वही है कि अगर आप मतलब एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनना चाहते हो तो आप डेवलपिंग वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है उनको रखो, और इसमें लेकिन आपको वही है कि पूरे ग्लोबल साउथ का सहारा लेना होगा। और इंडिया ने अभी डिसाइड किया है कि जो ज़्यादातर समिट के होने वाला टाइम है, उससे पहले का टाइम है, उस पीरियड में वो कई सारे कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट्स को होस्ट करेंगे और इंडिया को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी शो करेंगे। और इसीलिए जो है G20 शेरपा किसको चूज़ किया गया है, अमिताभ कांत को। और वो ऐसे ऑफिशियल हैं जिन्होंने काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स भी अर्न किए एज अ प्रमोटर ऑफ टूरिज़्म। जैसे केरला का गॉड्स ओन कंट्री का ब्रांड था और इनक्रेडिबल इंडिया का ब्रांड था, तो वो उन्हीं के चलते हुआ है। ओके। तो इंडिया को अब यही सब चीज़ें करके किसी तरीके से ग्लोबल साउथ को साथ में लेकर आना होगा, ताकि डेवलपिंग वर्ल्ड के इशूज़ को पुटअप किया जा सके और इसको एक नॉर्थ साउथ डिबेट बनाई जा सके। ओके। नेक्स्ट इज़ गिव एंड टेक। तो एक्चुअली अभी क्या हुआ था कि यूएस ने $450 मिलियन का F-16 रिफर्बिशमेंट पैकेज दिया था पाकिस्तान को, और ये कहा था कि वो जो यूएस के साथ में इंटरऑपरेबिलिटी है उसको बनाए रखने के लिए है, और साथ में जो पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म के ऊपर एफर्ट्स लगा रहा है और कंटिजेंसी ऑपरेशंस आगे के लिए हो सकते हैं, उसकी तैयारी के लिए वो ये पैकेज दिए $450 मिलियन का। तो इस पे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर, आजकल आप देख रहे होंगे उनके ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स आ रहे हैं कि हाउ ही इज़ प्रोजेक्टिंग इंडिया, एंड कई बार ये इस तरीके से थोड़ा उड़ा भी देते हैं, है ना। तो इसके ऊपर अब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बोला कि ये इनका ऑब्लिगेशन था कि एयरक्राफ्ट को मेंटेन किया जाए और इस्लामाबाद की कैपेबिलिटी को और बोल्स्टर करने के लिए, ताकि जो टेररिस्ट थ्रेट है अलकायदा और ऐसे से उससे डील किया जा सके। तो अब यहाँ पे इन्होंने वही कहा था कि मतलब यूएस है ना, किसी को ऐसे बेवकूफ़ ना बनाए। क्या मतलब वह सही बात है, क्या पाकिस्तान कभी टेररिज्म से उसने फाइट किया है क्या? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा है इंटरनेशनल डिबेट का। एंड ज़्यादातर जो वॉर ऑन टेरर हुआ है अफ़गानिस्तान में, वो यूएस और नेटो ट्रुप्स ने लड़ा है ऑन द ग्राउंड, और ऊपर स्काई से भी यूएवीज़ जो थे उन्होंने ही मतलब मिसाइल्स वगैरह हाई वैल्यू टारगेट्स पे किए थे। और पाकिस्तान के तो उल्टा 2 फेल्ड ऑपरेशंस रहे हैं अगेंस्ट तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इंक्लूडिंग उनकी वर्कफोर्स। तो अगर सही में F-16 को डिप्लॉय किया गया था तो फिर रिजल्ट जो है वो कायदे से प्रॉमिसिंग नहीं है।
तो लेकिन अब ये बात है कि इन्होंने काउंटर टेररिज्म की वजह से तो नहीं दिया, बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, लेकिन एक तरीके से F-16 जो है ये एज अ रिवॉर्ड दिए गए हैं पाकिस्तान को। ये पहले भी दिए गए थे, फर्स्ट फॉर इट्स रोल इन द डिफीट ऑफ द सोवियत यूनियन इन द फर्स्ट अफगान वॉर। तो अफगान वॉर के टाइम पे जो सोवियत यूनियन को हराया था उस रोल के लिए इनको दिया गया था। फिर 2001 में एज अ स्वीटनर जब उन्होंने अफगानिस्तान में जब इन्वेजन हुआ था तो कोऑपरेट किया था, और उसके बाद फिर 2016 में एंटी तहरीक तालिबान ऑपरेशन की वजह से, तो ऐसे टाइम पे इन एयरक्राफ्ट ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो अब ये प्रिज्यूम किया जा रहा है कि ये जो अभी भी दिया गया है रिफर्बिशमेंट पैकेज सो कॉल्ड, तो वो बेसिकली एक रिवॉर्ड है फॉर कोऑपरेशन, क्योंकि अभी आपको पता है कि अलकायदा लीडर अयमान अल जवाहिरी को टारगेट किया था काबुल में, और यूएस को एक्सेस भी दिया था पाकिस्तानी एयर स्पेस में, एंड ऑल्सो फॉर डिलीवरिंग द तालिबान टू टॉक्स दैट इनेबल्ड, मतलब तालिबान से बात करके टॉक्स करके ही यूएस ने अपने वहाँ पे अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ किया था। ओके, और ट्रंप ने जो इनके मिलिट्री असिस्टेंस को फ्रीज कर दिया था तो इन्होंने उसको भी रिवर्स कर दिया है। तो जब से रशिया वॉर शुरू हुआ है, दिल्ली ने एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाई हुई है अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके, और ये जो उसने न्यूट्रलिटी बनाई है और ये भी इग्नोर कर दिया कि इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाए थे रशिया पे, तो उसको इग्नोर किया था, जिसकी वजह से यूएस और यूरोप जो थे वो एंग्री हुए थे, और वही इंडिया मान रहा है कि इसी वजह से आपने ये सब ये रिफर्बिशमेंट पैकेज का नाटक किया है। लेकिन ऐसा करने वाला इंडिया अकेला कंट्री नहीं है, और इस तरीके से बैलेंस बनाने वाला, तो वहाँ के जो यूएस के वाइट हाउस के भी जो स्पोक्स पर्सन है वो भी मतलब इंडिया और पाकिस्तान को एक तरीके से साथ ही लेके चलते हैं, ऑल्दो वही है कि दोनों एनिमी कंट्रीज़ है लाइक यूएस एंड रशिया, लेकिन वो भी इस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे आते हैं आई ऑफ द स्टेट। तो ये एक्चुअली में जो अभी नया एक्ट आया, ये ड्राफ्ट बिल आया है, ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशंस बिल, ये टेलीग्राफ एक्ट को रिप्लेस करेगा, इसके ऊपर है। तो इसको आई ऑफ द स्टेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस की बात की जा रही है इसमें। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो टेलीग्राफ एक्ट था उसमें भी काफ़ी ब्रॉड और एक्सेसिव पावर्स थे इंटरसेप्शन और सर्वेलेंस करने के, कोई भी अगर टेलीग्राफ के मीडियम से कम्युनिकेशन किया जा रहा है। और इनफैक्ट सेक्शन 5 जो था उसका, उसमें ये पावर दी गई थी, और जिसकी वजह से अनअकाउंटेबल, ओपेक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज की जाती थी सर्वेलेंस की, और इसलिए कई सारे एक्यूजेशंस भी हैं पूरे पॉलिटिकल उसमें स्पेक्ट्रम में। और यही सेम अब प्रोविज़न जो है इसको फिर से रेप्लिकेट किया जा रहा है इस ड्राफ्ट बिल में, जिसका क्लॉज 24 जो है, तो ये क्लॉजेस याद रखना, क्लॉज 24(2). देखो ये है ना, कई बार एक्ट्स और ये जब आते हैं ना उनके सेक्शंस वगैरह आते हैं, क्लॉजेस आते हैं, तो अगर न्यूज़ में है तो वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको पर्टिकुलर सेक्शंस, आपको सारे सेक्शंस तो आप याद नहीं कर सकते, पर कुछ ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं और वो न्यूज़ में आते रहेंगे, तो आपको अपने पास में वही लिखना है। आगे आज हम UAPA के बारे में भी देखेंगे, तो उसमें भी आता है, तो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लें। ओके, तो क्लॉज 24 जो है उसमें यही सेम प्रोविज़न है। और इसके अलावा ये भी है कि ना केवल टेलीग्राफ पे, बल्कि ये पावर जो है सर्वेलेंस का अब ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पे भी एक्सटेंड करेगा, और जिसमें ओवर द टॉप कम्युनिकेशंस, ये चीज़ हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कई सारे जो जैसे इंटरनेट बेस्ड टैक्स या ऑडियो विजुअल ट्रांसमिशंस होते हैं थ्रू प्रोवाइडर्स लाइक सिग्नल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या जूम, इन सब को भी अब वो सर्वेलेंस कर पाएंगे। तो अभी तक जो प्राइवेसी बची हुई थी एंड टू एंड इंक्रिप्शन की वजह से, वो भी एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी। एंड ये जो टेक्नोलॉजी थी एक्चुअली में मैसेजेस को प्राइवेट रखती थी, ताकि कोई भी दूसरा जो है मतलब रेसिपिएंट के अलावा वो ना देख सके। ओके, अब क्लॉज ये जो वही 24 था, इसकी वजह से सर्वेलेंस बढ़ जाएगा, और पर्सनल कन्वर्सेशंस भी जो होते हैं OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज पे, वो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो उसको एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा 2 एडिशनल पावर्स भी हैं, इसकी वजह से और कंसर्न बढ़ गया है। पहली बात तो क्लॉज 3 और 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लाइसेंसिंग कर सकती है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की, और सेकंड ये है कि क्लॉज 23 के अंदर ये प्रॉपर स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे जो है रेगुलेशंस काफ़ी बढ़ जाएंगे। जैसे अभी सर्टेन जो है यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, इन्होंने जैसे रेगुलेशंस दिए हैं, और इसकी वजह से क्या हो सकता है कि ज़्यादा रेगुलेशंस होने की वजह से सर्विसेज बंद हो सकती हैं। एंड जैसे अभी ग्लोबल VPN प्रोवाइडर्स जो थे प्रोटोन और टनलवेयर, उनने अपनी सर्विसेज को बंद कर दिया था।
इन सब चीज़ों का मतलब क्या है कि यूज़र जो है उनकी प्राइवेसी में चॉइस कम रहेगी और उनका डिजिटल फुटप्रिंट की सिक्योरिटी भी कम हो जाएगी। एंड एज दीज पावर्स विल फोर्सिबली लीड टू रिक्वायरमेंट्स कि वो अगर आप मतलब यही बात है ना, अगर वो आपको इतना सर्विलेंस करना चाहते हैं तो इसकी वजह से आपको ये भी होगा कि आपको अपना पूरा डेटा रजिस्टर करना पड़ेगा और वो आपको आइडेंटिफाई कर सकें तो आपको KYC रिक्वायरमेंट्स के साथ में भी कंप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे सिग्नल वगैरह, वो कंप्लाई ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन सब चीज़ों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा, लाइसेंसिंग वगैरह की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्लस प्राइवेसी कंसर्न्स भी बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से प्राइवेसी वगैरह में ज़्यादा इनोवेशन नहीं हो पाएगा और कुछ डोमिनेंट फर्म्स ही जो हैं वही मार्केट में चल पाएंगी। ओके, अब जो क्लॉज 25 है, इट प्रोवाइड्स फॉर एक्सटेंसिव पावर्स टू द गवर्नमेंट, कि इसमें मतलब और ज़्यादा ठीक हुई है कि वो चाहें तो कंट्रोल ले सकते हैं, ऑपरेशन सस्पेंड कर सकते हैं, या फिर जितने भी टेली कम्युनिकेशन सर्विस है उसको मैनेज भी कर सकते हैं फॉर द रीज़न ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और नेशनल सिक्योरिटी जो टर्म है उसको भी इन्होंने अनडिफाइंड छोड़ा है। नेक्स्ट इज क्लॉज 34, इसने एक पॉजिटिव ड्यूटी डाली है ऑन यूज़र्स कि आप फॉल्स पर्टिकुलर्स भी नहीं दे सकते। ओके, जिसकी वजह से फिर लीगल प्रोसिक्यूशन हो सकता है। देन इन क्लॉज 51 दिस रिक्वायर्स कि जो सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे उनको यूज़र इन्फॉर्मेशन सप्लाई करनी पड़ेगी ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को, और ना केवल पेंडिंग के लिए, लेकिन अगर मान लो कि किसी, आपको श्योर नहीं है लेकिन सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एप्रीहेंडेड है तो उसमें भी आपको देनी पड़ेगी फाइन। एंड ये जो इतना पूरा मासिव एक्सपेंशन है लीगली सैंक्शन सर्विलेंस में, तो एक तरीके से वही है ना कि सर्विलेंस भी है और आप इसको लीगली सैंक्शन भी कर दिए, तो इसमें जो मिलियंस ऑफ इंडियंस हैं वो मतलब पूरा उनके मोबाइल इंटरनेट को इन लोग ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। और अभी भी डेटा किस तरीके से कलेक्ट होता है तो ज़्यादा कुछ तो पता भी नहीं चलता है। तो दिस इज़ ऑल बीइंग डन विदाउट अ डेटा प्रोटेक्शन लॉ एंड विथ लिटिल ट्रांसपेरेंसी। तो इन्होंने ये भी बोला है कि अभी ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसमें कोई डेटा प्रोटेक्शन का भी नहीं है। तो जैसे MH है वो अभी भी है ना जो है रिफ्यूज़ करते हैं ये डिस्क्लोज करने के लिए कि जो एग्रीगेट डेटा है कि कितने सर्वेलेंस ऑर्डर्स इशू किए गए हैं। और दूसरी बात, ये केसेस भी रिपोर्टेड हैं कि जहाँ पे इलीगली गैदर्ड एविडेंस सॉर्ट किया जा रहा है टू प्रोसिक्यूट पीपल। ओके, तो किसी भी तरीके से बस इनको एविडेंस चाहिए ताकि लोगों को प्रोसिक्यूट कर सकें। तो ये सारे इश्यूज़ हैं इस बिल में। और यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी है दैट दिस पोर्टेंट एंड ऑर्वेलियन स्टेट बिफोर वन इवन अटर्स पेगासस। तो ऑर्वेलियन स्टेट क्या है, कई बार सर आपके सामने बोल चुके होंगे। एक वो नॉवेल है 1984 जॉर्ज ऑरवेल की, तो उसमें एक ऑर्वेलियन स्टेट बताया गया है, दैट इज़ हाउ बिग ब्रदर, ये टर्म भी आपने काफ़ी सुना होगा, ही वॉचेज एंड कीप्स एन आई, तो ये वही वाली बात थी, इसलिए आई ऑफ द स्टेट। ओके, अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है SDPI का, इसलिए हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा पॉलिटिकल आर्टिकल है। तो ये आगे PFI के आज 2 और आर्टिकल आए हैं, इनफैक्ट आज टोटल 5-6 आर्टिकल्स थे PFI के, बट हमारे काम के जो हैं वो एक्सप्लेन सेक्शन में देखेंगे। ओके, आते हैं आगे। ओके, यहाँ पे एक न्यूज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं। वेंकटरमनी वुड बी द 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। R वेंकटरमनी सीनियर एडवोकेट हैं ये, और ये KK वेणुगोपाल को सक्सीड करेंगे जिनका टर्म अभी 30 सितंबर को ख़त्म हो रहा है, और अब इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। और KK वेणुगोपाल किसके बाद आए थे, वो आए थे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी के बाद में, एंड KK वेणुगोपाल वॉज द 15th AG। ओके, तो ये नाम याद रखना है आपको, R वेंकटरमनी। और आगे आते हैं तो यहाँ पे एक स्कीम के बारे में आया है, ये भी आपको बता देते हैं। बंगाल गवर्नमेंट की जो द्वारे राशन स्कीम थी उसको हाई कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। एंड कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि ये जो द्वारे राशन स्कीम है वेस्ट बंगाल की, दिस इज़ अल्ट्रा वायर्स टू द, यानी उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के लिए, मतलब इट इज़ बियॉन्ड देयर पावर। ओके, एंड इट इज़ लीगली वॉइड। ओके, और एक्चुअली में एक अपील हुई थी बाय फेयर प्राइस शॉप डीलर्स, उन्होंने ये ऑर्डर चैलेंज किया था कि देयर वाज नो इलीगलिटी इन द स्कीम। तो पहले इसके ऊपर ये आ चुका है कि ये स्कीम वैलिड है, बट इसको चैलेंज किया गया था, तो वो सिंगल बेंच थी, लेकिन अब डिवीजन बेंच ने कहा है कि नहीं, ये वॉइड है।
ओके। और क्या कहा है इस बेंच ने, इन्होंने कहा है कि ये जो स्टेट है उसने एक तरीके से अपनी डेलीगेशन को की जो लिमिट है उसको ट्रांसग्रेस किया है, और फेयर प्राइस शॉप डीलर्स को आपने ऑब्लाइज किया है कि राशन बांटा जाए टू द बेनिफिशियरीज एट देयर डोर स्टेप, यानी डोर स्टेप जाके आप उनको बांटो। और हालांकि आपको कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ये एक्ट जो है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है और ये यूनियन का एक्ट है। और इन्होंने कहा कि केवल अगर एनएफएस एक्ट को अमेंड कर दिया जाता है बाय द यूनियन लेजिस्लेचर की डोर स्टेप डिलीवरी की जाए फूड ग्रेन्स की टू द बेनिफिशरीज, और ऐसा कोई पावर अगर वो खुद स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं तो फिर ऐसी स्कीम स्टेट बना सकती है और वो एनएफएसए के सिंक में रहेगी। ये स्कीम जो थी इसीलिए थी कि फूड ग्रेन्स की डिलीवरी फैसिलिटेट हो सके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, और लोगों के घरों तक यानी डोर स्टेप तक बेनिफिशरीज तक वो पहुंचाया जाए, ठीक है, राशन। अब देखो पीएफआई का एक मैं आपको बता रही थी, तो अभी एक्सप्लेन सेक्शन में और आएगा, लेकिन कौन से 8 पीएफआई एफिलिएट्स हैं जिनको बैन किया गया अलॉन्ग विथ पीएफआई, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वन इज़ कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, तो ये एंटी-सीए और एंटी-एनआरसी प्रोटेस्ट जो हुए थे दिल्ली वगैरह में, वहाँ पे ये था। और इसकी खास बात ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा विमेन है, 40-50%। इसके अलावा है नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इन्हीं की थी पीएफआई की, और ये यूएपीए जैसे लेजिस्लेशन के अगेंस्ट कैंपेन्स करते हैं। देन देर इज़ नेशनल विमेंस फ्रंट, तो ये उनकी विमेन विंग थी और ये विमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए थी। देन देर इज़ रिहैब इंडिया फाउंडेशन, दिल्ली में हेडक्वार्टर थी, एंड ये एक नॉन प्रॉफिट चैरिटी आउटफिट है जो कि खासकर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के विलेजेस में काम करती है। देन देर इज़ एन ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, तो ये उलेमाज और इमाम्स की ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी उलेमाज और इमाम क्या होते हैं, स्कॉलर्स और प्रेयर लीडर्स, ओके। और ये नॉर्थ इंडियन स्टेट्स और नॉर्थ कर्नाटका में एक्टिव थी। देन देर इज़ जूनियर फ्रंट, तो ये इसमें मेनली स्कूल चिल्ड्रन थे पर ये ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। देन एम्पावर इंडिया फाउंडेशन बेंगलुरु में, एंड इसमें जो इंटेलेक्चुअल और मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता था टू वीकर सोसाइटी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और रिहैब फाउंडेशन केरला, तो ये केरला में ही बेस्ड थी, इसके नाम में ही है, और ये सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए थी। पीएफआई के बारे में ऑलरेडी आपको एक बार बता चुके, फिर से कुछ चीज़ें बता देती हूँ। उसको 2007 में क्रिएट किया गया था, 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ नाम लिखे आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। देन पीएफआई इमर्ज कैसे हुई थी, सिमी के बैन के बाद में, और उन्होंने खुद को प्रोजेक्ट किया है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो माइनॉरिटी दलित्स और दूसरी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए उनके हकों के लिए लड़ते हैं। और इसने खुद ने कभी इलेक्शंस नहीं लड़े हैं, और ये ज़्यादातर सोशल और रिलीजियस वर्क ऐसा ये प्रोजेक्ट करते थे, बट अभी जो भी एलिगेशंस हैं वो बिल्कुल इसके उल्टे हैं, और इनकी सोशल अगर पॉलिटिकल विंग देखा जाए तो वो एसडीपीआई है, ओके। आगे आते हैं, आज एक्सप्लेन सेक्शन ये बनाना भूल गए थे, फिर बहुत देर से जाके इन्होंने ऐड किया, ओके। हाँ, आगे तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट बैन ऑन पीएफआई मींस। तो पीएफआई जो है, एक्चुअली में दोनों आर्टिकल अभी पीएफआई के है ना, इसी के ऊपर है कि ये यूएपीए और पीएफआई के बैन क्या मतलब रखता है, तो इसको थोड़ा देख लेंगे दोनों आर्टिकल्स में कि पीएफआई जो है उसको एक अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया गया है, और यूएपीए जो है वो उसको डिफाइन करती है। तो इसके ऊपर ये पीएफआई एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लीडर्स और ऑफिसर्स को उनके ऊपर रेड किया गया था बाय एनआईए एंड ईडी। और एलिगेशंस क्या थे कि जो पीएफआई मेंबर्स हैं वो टेररिज्म कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं और मुस्लिम यूथ को एनकरेज करते हैं टेरर एक्टिविटीज़ के लिए, और यही माना जा रहा था कि जो ये बैन है वो एंटी टेररिज्म लॉज के अंदर है। तो अब ये एक नोटिफिकेशन जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जारी क्यों किया ये भी अभी आपको बताएंगे। तो इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बैन इम्पोज किया है पीएफआई और उसकी एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन जो अभी आपको ऊपर बता दी हैं, और 5 साल के लिए इन्होंने इस पे बैन लगाया है इस नोटिफिकेशन के थ्रू, अंडर विच एक्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967। ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप प्लीज़ लिख लीजिएगा। इसके अगर आगे जो भी सेक्शंस वगैरह आएंगे तो उनको आप अपने पास में नोट्स में ज़रूर लिखिएगा, ओके।
तो जो नोटिफिकेशन है उसमें गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि उनको कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस मिले हैं जहां पे पीएफआई के इंटरनेशनल लिंकेजेस थे ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे इस्लामिक स्टेट के साथ में। और इसके अलावा ये भी कहा है कि पीएफआई और उसके जो एसोसिएट्स और अफिलिएट्स या फ्रंट है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, जो कि कंट्री के सोवरेंटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के अगेंस्ट था, और वो पब्लिक पीस और कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे थे। कोशिश यही थी उनकी, एंड मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रहे थे। तो अब ये बैन का मतलब क्या है? तो यूएपीए जो है वो इंडिया का मेन लॉ है अगेंस्ट टेररिज्म एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज़। इसमें गवर्नमेंट को पावर है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल एसोसिएशन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसको वैसे नॉर्मली कहा जाता है बैन ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका जो सेक्शन 3 है, ओके, सेक्शन 3 जो है इसमें गवर्नमेंट को पावर है कि वो किसी एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकते हैं, और गेजेट नोटिफिकेशन के अलावा इनको एक एसोसिएशन को नोटिफिकेशन भी भेजना होता है कॉपी अफिक्स करके और उसके ऑफिसेस पे, या फिर प्रोक्लेमिंग बाय बीट ऑफ ड्रम, तो ढोल वगैरह बजा के भी आपको और लाउड स्पीकर से बताना होता है कि भाई आपको बैन कर दिया गया है, ठीक है। और मतलब जिस भी एरिया में उनकी एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे। तो अब क्या होता है जब किसी एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाता है तो इसके काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसे उसमें जो भी मेंबर होगा उसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा, एंड उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको फोरफिट कर लिया जाता है, ओके। अब सेक्शन 7 जो है यूएपीए का, इसमें गवर्नमेंट के पास में पावर है कि जो भी उसके पास में फंड्स है उस ऑर्गेनाइजेशन के पास में, उसके फंड्स का यूज़ को बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया जाए। और जो सेक्शन 8 है उसके तहत ऑल द प्लेसेस जो कि वो एसोसिएशन यूज़ करती थी उसको नोटिफाई और सीज कर सकते हैं, ओके। और इसमें लॉ जो है वो अलाउ करता है कि जो अग्रीव्ड इंसान है वो एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर की वजह से मतलब जो है, तो वो 15 दिन के अंदर अंदर एक एप्लीकेशन दे सकता है टू द डिस्ट्रिक्ट जज विद इन द लोकल लिमिट्स। और कोई भी इंसान जो है उसका मेंबर है या फिर कंटिन्यू करते हैं उसका मेंबर होना, या उसकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करता है, कंट्रीब्यूट करता है कोई भी कुछ भी चीज़, या उसको वहाँ से कुछ कंट्रीब्यूशन लेता है या फिर असिस्ट करता है ऐसी एसोसिएशन को, तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है और साथ में इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है विच में एक्सटेंड टू 2 years, और वो उस पर फाइन भी लगेगा। तो अब अनलॉफुल एसोसिएशन की डेफिनेशन क्या है? तो ये यूएपीए के ही सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज पी में डिफाइंड है कि अनलॉफुल एसोसिएशन ऐसी एसोसिएशन है जिसका ऑब्जेक्टिव है कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी या ऑफेंस करना अंडर सेक्शन 153A और 153B ऑफ द आईपीसी। तो 153A और 153B में कोई भी ऑफेंस को करना जिसका ऑब्जेक्टिव है उस ऐसी एसोसिएशन को डिफाइन करते हैं एज दी अनलॉफुल एसोसिएशन। और ये जो 153A और B क्या है, ये है मतलब प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एंड मेकिंग इम्प्यूटेशंस असर्शंस दैट आर प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। तो एनमिटी प्रमोट करना या नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जो प्रेजुडिशियल है ऐसे असर्शंस करना। और अनलॉफुल एसोसिएशन वो भी होती है जो किसी इंसान को एनकरेज या एड करती है अनलॉफुल एक्टिविटी करने के लिए, या फिर जिसके जो मेंबर्स हैं वो ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं। तो अब इसको डिक्लेयर करने का प्रोसेस क्या होता है? तो जो सेक्शन 4 है यूएपीए का, उसमें गवर्नमेंट जो है उसको एक नोटिफिकेशन भेजना पड़ता है टू द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल। जैसे ही नोटिफिकेशन दिया उसके बाद में आपको 30 दिन के अंदर अंदर वो नोटिफिकेशन आपको ट्रिब्यूनल में भेजना पड़ता है ताकि वो बैन जो है वो रेटिफाई हो जाए। जो ट्रिब्यूनल है उसको हेड करते हैं रिटायर्ड या फिर सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट। वो फिर उसके बाद में शो कॉज नोटिस जारी करते हैं पीएफआई को, और उनको फिर राइटिंग में उनसे रिप्लाई लिया जाता है कि क्यों उनकी ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों नहीं बैन किया जाना चाहिए। और जब दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है तो फिर ट्रिब्यूनल एक इंक्वायरी कंडक्ट करता है 6 महीने के अंदर अंदर, ये देखने के लिए कि क्या उनके पास में सफिशिएंट एविडेंस है किसी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर करने के लिए। और वो ऐसी एरियाज़ में भी करते हैं जहाँ पे वो नॉर्मली अपनी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करती थी एसोसिएशन।
फिर अगर बैन एप्लीकेबल हो जाता है तो वो 5 साल तक रहता है, अगर मतलब ट्रिब्यूनल ने अप्रूव कर दिया। तो इसका इन्होंने एग्जाम्पल बताया कि जब सिमी को बैन किया गया था तो उस टाइम पे जो जस्टिस थे, जस्टिस मुक्ता गुप्ता, तो उन्होंने पब्लिक हियरिंग्स की थी ऐसी जगह पे जहाँ पे काफ़ी उनको एविडेंस मिला था अगेंस्ट सिमी, और सिमी को पहली बार बैन किया गया था 2001 में। तो आपको ये बता भी चुके हैं कि सिमी से ही पीएफआई निकला है। तो अब ये ट्रिब्यूनल कैसे काम करता है, इस आर्टिकल में 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं। तो सेक्शन 3 की बात करें तो इसमें है कि कोई भी नोटिफिकेशन तब तक उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी हमने ऊपर देखा कि नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा जब तक ट्रिब्यूनल बाय एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 4 कन्फर्म, वो डिक्लेरेशन को कंफर्म कर दें और फिर वो ऑर्डर जो है वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाए। ओके, तो जब तक ट्रिब्यूनल कंफर्म नहीं करता है तब तक गवर्नमेंट का वो ऑर्डर इफेक्ट में नहीं आता है, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में इमीडिएट इफेक्ट में आ सकता है अगर उसके रीजंस राइटिंग में दिए जाएं, और वो भी ट्रिब्यूनल जब उसको एक्सेप्ट कर ले। ओके, ट्रिब्यूनल का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है आपको पता है एक ही इंसान का होता है, जो कि हाई कोर्ट जज सिटिंग या रिटायर्ड हो सकते हैं। और जो अगर कोई वैकेंसी है ट्रिब्यूनल में तो सेंटर चाहे तो दूसरे जज को अपॉइंट कर सकते हैं, और प्रोसीडिंग्स वहीं से ही होंगे उस स्टेज पे जहाँ पे वैकेंसी हुई है। पावर्स क्या क्या होते हैं इस ट्रिब्यूनल के, तो वो खुद के प्रोसीजर को रेगुलेट कर सकते हैं, और मतलब इंक्लूडिंग कि वो उनकी सिटिंग कहाँ पे रहेगी। इंक्वायरी करने के लिए ट्रिब्यूनल के पास में सिविल कोर्ट का पावर है, जो उनको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ऑफ 1908 के तहत मिला हुआ है। तो इसमें वो समन कर सकते हैं और विटनेस को और उसको ओथ पे एग्जामाइन कर सकते हैं। फिर प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, और ये देखो ये सारे ना सिविल कोर्ट के पावर्स होते हैं, ठीक है, सिविल प्रोसीजर 1908 कोड के अंडर, तो आप ये सारे याद कर सकते हैं, ठीक है। समनिंग एग्जामाइनिंग अ विटनेस ऑन ओथ, प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट या फिर कोई और ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेबल एज एविडेंस, द रिसेप्शन ऑफ एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, और रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड, किसी भी कोर्ट से अगर पब्लिक रिकॉर्ड मंगाना है, या फिर इशूइंग ऑफ एनी कमीशन, अगर विटनेस को एग्जामाइन करने के लिए कोई कमीशन बनानी है तो वो भी ये इशू कर सकते हैं। और जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं ट्रिब्यूनल के सामने, दे आर डीम टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ओके, और तो इन्होंने बताया है कि पहले भी मतलब ऐसे बैन हुए हैं सिमी के अलावा, जैसे अगेंस्ट जाकिर नायक, और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है 6 फॉर जस्टिस, ये खालिस्तानी मानी जाती है, और द JKLF, इनके ऊपर भी बैन कन्फर्म हो चुके हैं। एंड UAPA में ये प्रोविजन है कि it permits public non-disclosure of information on bans given the sensitivity involved। तो सेंसिटिविटी होने की वजह से इंफॉर्मेशन जो होती है वो ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं की जाती है। अब यहाँ पे एक आर्टिकल है और महाराष्ट्र शिव भोजन थाली। ओके, तो अभी क्या हुआ है कि ये जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी MVA महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट, उसका इनिशिएटिव था, और अभी जो नई गवर्नमेंट है एकनाथ शिंदे की, उसने अब इसको अंडर स्कैनर रख दिया स्कीम को। ये स्कीम क्या थी ये मेन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। शिव भोजन थाली स्कीम में एक फुल मील थाली जो है वो लोगों को 10 रुपये की दी जाती थी। इसमें 2 चपाती, सब्जी, चावल, दाल रहता था। अर्बन एरियाज़ में नॉर्मली इसकी कॉस्ट 50 रुपये और रूरल एरियाज़ में 35 थी। तो 10 रुपये के अलावा बाकी जो भी रहेगा वो गवर्नमेंट देती थी। तो ये उद्धव ठाकरे के अंडर ये फ्लैगशिप स्कीम थी, और इसको 26 जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था। और एवरेज 1.4 लाख मील्स जो थे वो इस मील में डेली सर्व किए जाते थे। और कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान इसका प्राइस आधा करके और 5 रुपये कर दिया था, और अप्रैल 2021 में इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा था, और साथ में पार्सल सर्विस भी थी। फिर जब लॉकडाउन लिफ्ट हुआ था तो फिर वापस 10 रुपये का कर दिया था, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि एक स्कीम तो अच्छी है, लेकिन इसमें अब ये चेक करना है कि जो इंटेंडेड बेनिफिशियरीज हैं उनको कोई मतलब कोई कुछ गेन कर भी रहे हैं या नहीं। और इसलिए हर प्लेट पे जो है अब ये लोग डिजिटल वॉच रखेंगे, जो भी मतलब हर प्लेट जो कंज्यूम की जा रही है, और मोबाइल एप्लीकेशन से डिजिटल वॉच रखेंगे कि जिसने खाया तो क्या सही इंसान था, और क्या मतलब उसने खाया कि नहीं खाया, ठीक है। और कैबिनेट डिसीजन क्या है, तो स्टेट कैबिनेट ने ये चीज़ मतलब
इस इशू के ऊपर ही कहा है कि मेल प्रैक्टिसेस के इंस्टेंसेस मिले हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इन एलिगेशंस में। और एक मेल प्रैक्टिस जो है वो ये पॉसिबिलिटी है कि जो कैंटीन ऑपरेटर्स हैं वो जितनी प्लेट्स कंज्यूम की जा रही है उसको एग्जैजरेट करके बता रहे हैं। और मतलब वही है ना कि क्योंकि अब गवर्नमेंट को देना बचा हुआ तो फिर वो उनसे तो लेंगे ही, तो फिर ज़्यादा बढ़ा के बता देते होंगे। तो इन एडिशन सोर्सेज ने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट इस ओपिनियन की कि इस स्कीम की अब ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर मतलब अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग 80 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं वो फ्री राशन स्कीम तो मतलब उनको तो मिलती ही है फ्री राशन, तो फिर ये चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और प्रेजेंट स्टेटस क्या है, तो महाराष्ट्र में करीब 1700 ईटरीज है शिव भोजन थाली जहाँ मिलता है, लेकिन 1550 ही जो हैं वो एक्टिव है। ओके, तो अभी हो सकता है स्कीम को स्क्रैप किया जाए या इसके ऊपर सर्वेलेंस किया जाए, देखते हैं इसके ऊपर भी हो सकता है सर्वेलेंस हो। ठीक है ना। तो दैट वाज ऑल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ज़रूर करें। एंड यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। ओके, आपको मतलब अब छोड़ो, अब कब क्या पढ़ना है वो मैं स्टार्टिंग में आपको बताना चाहिए था मुझे। एनीवेज, सो दैट वाज ऑल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस